नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हमारे कुछ सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे शत्रु हैं। आज हम उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे इस वीडियो में। जो हमारे शत्रु हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी हानिकारक सूक्ष्म जीव, उनके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल आईसीएस में। तो आइए आज का शुरू करते हैं हम अपना अध्ययन। तो उसमें हम जानेंगे मनुष्य में जो रोगकारक सूक्ष्म जीव हैं उनके बारे में। आपने देखा होगा कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य और जंतुओं और पौधों सभी में रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। तो पहले मैं इसका बिंदु लिख लेता हूँ। सूक्ष्म जीव और उनमें भी कौन से हानिकारक। अब हानिकारक हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे? रोगजनक, बीमारी पैदा करने वाले। रोगजनक या रोगाणु। अब ये जो रोगजनक या रोगाणु होते हैं वो कई प्रकार से हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं। उसके अलावा ये पेड़ पौधों में भी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पहला भाग देखते हैं कि मनुष्य में कौन कौन से रोगजनक हैं, रोगकारक सूक्ष्म जीव हैं। अब मनुष्य में रोगकारक की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे श्वास द्वारा भी फैलते हैं, पेयजल द्वारा भी फैलते हैं और भोजन द्वारा भी हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। और संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने पर भी, इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि ये संचरणीय रोग हैं, यानी कि ट्रांसमिट होने वाले रोग हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। जैसे हमने देखा है एक व्यक्ति छींक देता है तो दूसरे व्यक्ति को भी जुकाम हो जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बहुत जल्दी ही इनका संचरण हो जाता है, फैल जाते हैं। जैसे हमारे हैजा, सर्दी जुकाम है, चिकन पॉक्स है और क्षय रोग जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। उसी तरह से हम कह सकते हैं कुछ कीट और जंतु भी हैं जो इन रोगों को फैलाते हैं। तो उनमें सूक्ष्म जीवों में रोग वाहक का वो काम करते हैं, उनसे बीमारियां फैलती हैं, वो पैदा नहीं करते हैं। उनमें उनके शरीर में पाए जाने वाला वो वायरस या बैक्टीरिया या और अन्य कोई ऐसा प्रोटोजोआ हो सकता है जो उन रोगों का कारक होता है। ये उसके केवल वेक्टर होते हैं, वाहक होते हैं। इसमें आगे हम पढ़ते हैं, जैसे मक्खी है कूड़े पर बैठ गई और जंतु अपशिष्ट पर बैठ गई, वही मक्खी फिर आकर के और हमारे भोजन या खाद्य पदार्थों के ऊपर बैठ गई तो उससे भी बीमारियां फैलती हैं। इसी तरह से हम देखते हैं मादा एनाफ्लीज जो हमारे प्लाज्मोडियम की वाहक होती है और मलेरिया फैलाती है। उसी तरह से मादा एडिस मच्छर डेंगू फैलाती है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा एक सारणी के रूप में पढ़ते हैं। तो एक सारणी बना लेता हूँ, फिर देखते हैं आगे इसको। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं, काफ़ी पुराना है, सभी उससे जानकार भी हैं, क्षय रोग। क्षय रोग को आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है टीबी। ये ट्यूबरेकल बैसिलस जीवाणु द्वारा होती है। अब इसका संचरण वायु द्वारा होता है और सीधे संपर्क में आने पर भी ये रोग लग जाता है। इनके बचाव के उपाय हम एक साथ देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं खसरा या मीजल्स। खसरा या मीजल्स है, ये एक वायरस जनित रोग है और वायरस भी इसका होता है रूबेला। रूबेला वायरस के द्वारा ये होता है और ये फैलता है वायु द्वारा ही।
फिर अगली बीमारी की तरफ हम बढ़ते हैं, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स बीमारी ये भी एक वायरस से होती है, जो वेरिसेला जोस्टर, और ये भी फैलेगा वायु द्वारा या सीधे संपर्क द्वारा। अब इनमें कुछ थोड़ा सा विभेद है, तो हम जानेंगे उसको भी आगे। अब आता है हमारे पोलियो। वैसे चिकन पॉक्स और पोलियो, इनका ज़्यादातर उन्मूलन हो चुका है और ये काफ़ी कम हो चुके हैं। ये पोलियोमाइलिटिस द्वारा फैलता है, इसका वायरस है पोलियोमाइलिटिस, और ये भी वायु द्वारा फैलता है। और इसका वैसे कह सकते हैं दूषित जल द्वारा ज़्यादा फैलता है। दूषित जल या बिना छना पानी, या जिसमें थोड़ी सी कह सकते हैं गंदगियां हों। इसके बाद हम देखते हैं हमारे मनुष्यों में रोग होता है हैजा। हैजा रोग जीवाणु द्वारा फैलता है, जिसे कहते हैं विब्रियो कॉलेरा, और ये दूषित भोजन इसका है, मुख्य रूप से जीवाणु, विब्रियो कॉलेरा जिसका नाम है, और ये फैलता है जल या भोजन से। जल और भोजन एक तरह से जो संदूषित हो गए हों, यानी किसी जीव, छोटे मोटे किसी जीव द्वारा या कोई घरेलू मक्खी से जो संदूषित हो जाते हैं। फिर इसमें हम बढ़ते हैं आगे, टाइफाइड, जो एक जीवाणु द्वारा वो फैलता है। ये भी जीवाणु जनित रोग है, और इसका मुख्य जो संचरण होता है, ट्रांसमिट होता है, ये जल द्वारा होता है। फिर इसी में हम आगे बढ़ते हैं हेपेटाइटिस ए, और ये होता है हेप्टो वायरस के कारण। वायरस जनित है, और इसका कारक भी बताया हेप्टो वायरस, और ये भी पानी द्वारा फैलता है, जल द्वारा। और एक मुख्य आता है अब हमारे मलेरिया, जो एक प्रोटोजोआ यानी एक कोशिकीय द्वारा फैलता है। ये प्रोटोजोन रोग है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं, ये फैलता है प्लाज्मोडियम द्वारा, और इसका जो वाहक है वो मच्छर है। अब हम बात करें इनसे बचाव की, तो ऊपर वाले चारों रोग इनके लिए हैं हमारे, जो आजकल मुख्य रूप से चल रहा है, काफ़ी आपने सुना भी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि रोगी या बीमार को अलग रखना। इससे पहले ये इतना ज़्यादा नहीं था कि सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, लेकिन इन रोगों में काफ़ी समय से आवश्यक थी, और आज भी इसका इतना ज़्यादा आवश्यकता हो गई है कि परिवार भी आपस में दूर रहने लगे हैं। और बाकी के जो अन्य रोग हैं, ये हैं स्वच्छता पर। जहाँ पर स्वच्छता की कमी होगी वहाँ पर ये रोग फैलेंगे। तो इनसे बचाव का उपाय है स्वच्छता रखना।
ये अंतिम रोग भी एक तरह से हम स्वच्छता पर ही आधारित कह सकते हैं कि हमारे परिवेश में जहाँ पर गंदा पानी इकट्ठा होता हो या फिर जैसे कूलर वगैरह में पानी भरा रहता है और उसको हम बदलते नहीं हैं काफ़ी दिनों तक, तो ये भी एक तरह से स्वच्छता आधारित ही रोग हैं। पानी को इकट्ठा नहीं होने दें जिससे हम इन बीमारियों से बचे रहें। अब इसमें एक रोग और आता है, मैं थोड़ा बोर्ड साफ कर लेता हूँ फिर उसकी बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम। आइए अब इसमें हम थोड़ा सा एक ऐसा देखते हैं जो मनुष्यों में भी है और मवेशियों में भी है, जैसे उस रोग का नाम है एंथ्रेक्स। और बीच में इसका काफ़ी आज से लगभग कह सकते हैं 10-11 साल पहले काफ़ी ज़्यादा इसका वो कह सकते हैं शोर मचा था, हल्ला मचा था, क्योंकि ये एंथ्रेक्स जो बीमारी है मनुष्य में भी होती है और मवेशियों में भी होती है। दोनों में ये बीमारी होती है। रॉबर्ट कोच एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1876 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने इसके बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी और उन्होंने ही इस रोग के कारक एंथ्रेसिस जो जीवाणु होता है, एंथ्रेसिस जीवाणु के बारे में खोज की और बताया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये मनुष्यों में तो बीमारी पैदा करता है, लेकिन उसके अलावा मवेशियों का भी एक बहुत भयानक रोग था उस समय, जो उनके खुर और मुंह, मवेशियों के खुर और मुंह इससे संक्रमित होते थे, जिससे मवेशी चरना भी बंद कर देते थे और उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। तो ये तो रहे हमारे कुछ ऐसे रोग जो मनुष्यों के हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले जो कुछ सामान्य रोग हैं जो हम अपने आसपास के परिवेश में देखते हैं, उनके बारे में एक छोटी सी सारणी के रूप में, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसको साफ़ कर लेता हूँ मैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। पादप रोग हैं, कुछ पौधों में होने वाले जो सामान्य रोग हैं जिनको हम जानते हैं या फिर हम देखते रहते हैं, जिसमें सबसे मुख्य होता है नींबू का कैंकर रोग। अब नींबू का जो कैंकर रोग होता है, आप सब ने खूब अच्छी तरह देखा होगा, जब बाज़ार से नींबू लाते हैं तो उस पर कुछ काले धब्बे होते हैं। इसका रोग कारक होता है एक जीवाणु जिसको कहते हैं ज़ैंथोमोनास सिट्री। ये जीवाणु होता है और इसके कारण ही नींबू पर काले दाग आ जाते हैं और ये मुख्य रूप से फैलता है वायु द्वारा। इसके बाद हम अगले रोग की तरफ बढ़ते हैं, गेहूं का रस्ट रोग। ये गेहूं की पत्तियों पर होता है और मुख्य रूप से ये 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार का होता है, रतुआ, गेहुआ, पीला, 3 प्रकार का होता है और ये एक कवक जनित रोग है। ये इरिसिफी ग्रैमिनेस टिट्रीसाई, नाम थोड़ा अटपटा सा लग सकता है अभी 8वीं के स्तर पर, लेकिन आगे काम देगा। और ये वायु एवं बीज द्वारा दोनों से फैलता है। वायु और बीज, यानी कि जो संक्रमित बीज होते हैं जिनको हम बोने के काम ले लेते हैं, उन पर यह कवक थोड़ी बहुत लगी रह जाती है। तो उसके लिए हम आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे बीजोपचार। बीजों को उगाने से पहले उनको कुछ रसायनों द्वारा उपचारित करके उगाया जाए जिससे ये रोग आगे नहीं बढ़े। अब होता है हमारे भिंडी का पीत रोग।
भिंडी का पीत रोग पत्तियों पर होता है और विशेषकर निचली पत्तियों पर। अब जब पत्तियां ही संक्रमित हो जाएंगी किसी पौधे की तो उसकी उपज अपने आप में प्रभावित होनी ही है, और ये होता है एक वायरस द्वारा। वायरस जनित रोग है और इस वायरस का नाम है येलो बीन मोज़ेक। अब मोज़ेक तो कुछ छोटे छोटे जीवों की आँख के लिए भी प्रयुक्त होता है, तो उसी तरह का कुछ इसकी संरचना मिलती जुलती होती है, इसलिए नाम है। और ये कीटों द्वारा फैलता है। जो छोटे छोटे कीड़े उड़ते रहते हैं वो इसको एक पौधे से दूसरे पौधे पर ट्रांसमिट करते हैं, यानी पहुंचाते हैं, उनका वाहक करते हैं। अब थोड़ा सा इसमें हम देखेंगे, एक बात आती है फूड पॉइजनिंग की। आपने काफ़ी सुना होगा कि फूड पॉइजनिंग हो गई जिसके कारण बच्चा उल्टी हो गया, माँ बाप कहते हैं भाई उल्टा सीधा मत खाया कर। तो वो फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन वो भी भोजन में उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे विषैले जीवों के कारण होता है। और उन विषैले जीवों से बचने के लिए हमें यही सलाह दी जाती है कि भोजन को ढककर रखें, स्वच्छता से रखें। और बासी भोजन हम सामान्यतः जांच भी कर सकते हैं। रोटी को धीरे से तोड़ते हैं तो उसमें कुछ रेशे अगर बनने लग गए हैं तो उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करें, वो फूड पॉइजनिंग का कारण बनती ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम कुछ खाद्य परिरक्षण। जैसे अभी बात आई फूड पॉइजनिंग की, तो भाई बचाएं कैसे। काफ़ी कुछ खाने की चीज़ें तो हम महीनों तक घर में रखते हैं, सालों तक घर में रखते हैं। वही बात आगे देखते हैं वीडियो में। थोड़ा साफ कर लेते हैं बोर्ड को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब वीडियो में। खाद्य परिरक्षण या फूड प्रिजर्वेटिव्स की हम जो बात कर रहे हैं उसमें हम देखते हैं कुछ रासायनिक उपाय हैं, जिसमें थोड़ा थोड़ा सा लिखते चलते हैं। खाद्य परिरक्षण में सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक उपाय। और रासायनिक उपाय में हम देखते हैं प्रयोग करते हैं हम इसमें नमक और खाद्य तेल। आपने देखा होगा जब हम अचार बनाते हैं तो उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम उसमें नमक और तेलों का प्रयोग करते हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड भी हम सामान्य परिरक्षक के लिए जैम वगैरह में वो काम में लेते हैं, और उससे ये संदूषित नहीं होते हैं, यानी कि इनमें जीवाणु की वृद्धि नहीं हो पाती है। इसके अलावा हम देखते हैं नमक द्वारा क्योंकि नमक भी काफ़ी अच्छा प्रिजर्वेटिव है और भोजन को संदूषित होने से बचाता है, और इसका उपयोग काफ़ी जगहों पर किया जाता है। मुख्य रूप से जो मांस और मछली होती हैं इनके ऊपर थोड़ा मोटा नमक होता है, उसको डाल दिया जाता है, तो इससे इनमें कुछ बीमारियां नहीं पनपती हैं, काफ़ी हद तक ये सुरक्षित हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं चीनी द्वारा। आपने भी देखा होगा घरों में जब हम नींबू का अचार बनाते हैं तो उसमें चीनी की मात्रा काफ़ी अच्छे स्तर तक मिलाई जाती है, जिससे वो काफ़ी लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है। और इसमें जैम वगैरह में भी इसका काफ़ी प्रयोग किया जाता है। चीनी की मात्रा बढ़ा दी जाती है तो उससे वो काफ़ी समय तक सुरक्षित रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें लिख देता हूँ। नींबू का अचार और जैम। अब आगे इसमें बढ़ते हैं हम तेल एवं सिरके द्वारा। अब खाद्य तेल हैं, वैसे तो काफ़ी सभी में लगभग आ रहा है तेल और सिरका।
इसके द्वारा भी परिरक्षण किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं मुख्य रूप से अचार है और सब्जियां और देखते हैं इसमें फल। इन चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ समय तक ये अच्छे प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। फिर इसमें हम आगे बढ़ते हैं, गर्म एवं ठंडा करना। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर घर में काम में आती है और रोज़ाना काम में आती है। हम पहले क्या करते हैं, घर में दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए गर्म करते हैं, फिर ठंडा होने के बाद उसको फ्रीज में रख देते हैं, तो वो गर्मी के दिनों में भी 24 घंटे या 36 घंटे तक ख़राब नहीं होता है और सर्दी के दिनों में 2 दिन तक भी ख़राब नहीं होता है। तो रेफ्रिजरेटर में रखना, पहले उसको काफ़ी अच्छी तरह से गर्म करना। और इस प्रक्रिया को बता देते हैं आपको, हम पॉस्चरीकरण बोलते हैं। पॉस्चरीकरण भी कहीं कहीं मिलता है, कहीं पॉस्चरीकरण भी मिलता है, क्योंकि लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था, तो इसलिए उनके नाम पर है। इसके अलावा हम देखते हैं एक इसमें मुख्य बिंदु आता है भंडारण, या कह सकते हैं पैकिंग। अब ये बात तो हम जानते ही हैं कि अधिकांश जीवाणु हों, रोगाणु हों या फिर कोई विषाणु हो, वायरस जिनको कहते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता तो होती है किसी न किसी स्तर पर। तो उसके लिए क्या किया जाता है, मुख्य रूप से सारी हवा को निकाल करके केवल नाइट्रोजन गैस उस पॉलीबैग के अंदर भर दी जाती है, जिससे उसमें जीवाणु पनपते नहीं हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक बिंदु और है, उसको हम पढ़ लेते हैं, फिर हमारा आज का वीडियो समाप्त होगा। तो जल्दी से उस बिंदु को भी हम समझेंगे। मैं ज़रा बोर्ड साफ कर लेता हूँ। तो इस बिंदु में हम देखेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। हमने पहले 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ा है कि राइजोबियम जीवाणु होते हैं जो लेग्यूम कुल के पौधे होते हैं, दलहनी पौधे, यानी जिनसे हमें दालें प्राप्त होती हैं। उनकी जड़ों में कुछ ट्यूबर्स या गांठें होती हैं जिनमें ये राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, और वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को कुछ अन्य यौगिकों में बदल देते हैं जो हमें काम में आ सकें। हालांकि हमारे वायुमंडल में अबाउट 78% नाइट्रोजन है, लेकिन सीधे ही हम उसको उपयोग में नहीं ले सकते हैं। तो ये जीवाणु उसको यौगिक में बदल देते हैं और वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया कहलाती है। और इसी के बाद वो हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण और अन्य कई क्रियाओं में काम में आती है। तो हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले वायुमंडल में जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, ये 2 प्रकार से इसका स्थिरीकरण होता है। पहला तो हम देखते हैं तड़ित द्वारा। कभी कभी आपने भी देखा होगा जब बरसातों में बिजली चमकती है तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है। उसके अलावा कुछ जीवाणु और नील हरित शैवालों द्वारा। जीवाणु और नील हरित शैवाल, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती हैं, और ये जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है। ये नाइट्रोजनी यौगिक फिर कहाँ पहुँचते हैं, मिट्टी में। कहाँ पर पहुँचेंगे, मिट्टी में पहुँचेंगे।
अब मिट्टी में पहुंचने के बाद इनका कुछ तो पौधे उपयोग कर लेते हैं। पहले तो सीधे वायुमंडल से ले नहीं सकते वो, पौधों ने उसको उपयोग कर लिया और पौधों को जंतुओं ने, तो उनके लिए भी नाइट्रोजन मिल गई, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया उनके शरीर में हो सके और उनका शरीर पुष्ट या तंदुरुस्त हो सके। इसके बाद क्या होता है कि उत्सर्जन द्वारा या फिर उनकी मृत्यु होने पर ये वापस से पहुंच जाती है मिट्टी में। अब इसके अलावा क्या होता है कि जीवाणु द्वारा ये नाइट्रोजन यौगिक के जो गैसीय नाइट्रोजन में फिर से परिवर्तित होकर के जीवाणु द्वारा गैसीय रूप में परिवर्तित कर दी जाती है वापस। कुछ इसको यौगिक में बदल रहे हैं तो वापस कुछ गैस में बदल रहे हैं और ये पहुंच जाती है वापस वायुमंडल में। तो इस पूरे प्रक्रम को हम कहते हैं एक प्रकार से नाइट्रोजन चक्र। तो दोस्तों, इसी के साथ ये हमारा अध्याय पूरा होता है और इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, चैनल एजुकेशनल ICH, और सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेशन प्रदान कीजिए। धन्यवाद।